हेलो स्टूडेंट्स, जातीय जनगणना पर आजकल बहुत बहस चल रही है। खासकर जो मंडल कमीशन से उपजी राजनीति थी उसके जो प्रणेता हैं वो जातीय जनगणना पर जोर दिए हुए हैं। क्या होगा इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आज मैं दूंगा। वास्तव में जातीय जनगणना 1931 में ब्रिटिश काल में भी हुआ था। उन्होंने इस जनगणना को क्यों किया, इसके पीछे कई सवाल हैं। बाद में इन्होंने पब्लिश नहीं किया। 1931 के बाद 2011 में भी जातीय जनगणना हुई। इसके आंकड़े अभी भी उपलब्ध हैं, लेकिन सरकार इसको पब्लिश नहीं कर रही है। फिर 2021 में गणना की बात हो रही है। ये सब क्या है? ये सब एक तरह से पूरे मुद्दों को भटकाने की कोशिश है। ऐसे में हमें आज जातीय जनगणना और जातिवाद के बीच संबंधों और उसके स्वरूप के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह बीपीएससी के मेंस में हो या यूपीएससी के एथिक्स में हो या सामान्य इंटरव्यू में हो या आम जीवन में बातचीत के दरमियान हम कम जानते हैं। हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हम झूठ मूठ के बहस में लग जाते हैं। इसलिए आज मैं जातीय जनगणना और जातिवाद के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। वैसे इस पूरे राजनीतिक प्रक्रिया में मुद्दे फिर से मंडल वर्सेस कमंडल की बात उभारने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम जानते हैं कि काठ की हंडी दोबारा नहीं चढ़ती है, चाहे वो मंदिर मुद्दा हो या आरक्षण का मुद्दा। ये सब अब बीते दिनों की बातें होती जा रही हैं। कारण इसका है कि अब आर्थिक युग में अर्थतंत्र जब सबको रिमोट कर रहा है, उसमें आरक्षण, जातीय पिछड़ापन या फिर जातीय विद्वेष, ये सब एक आम जीवन की धारणा बन गई है। लेकिन जातिवाद पे बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन ये जो जातीय जनगणना है, यह फिर से यूपी में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में नीतीश सरकार ने भी कहा है जातीय जनगणना हो। ऐसे ही मुद्दे होते हैं। गणना हो ही जाएगी तो क्या हो जाएगा? हम किसको पता नहीं है कि जातियों की विभिन्न पंचायतों, विभिन्न विधानसभा, लोकसभा में कितनी जाति के लोग कितने परसेंट हैं, सबको पता है। फिर एक गणना करके क्या साबित करना चाहते हैं कि हम 80% हैं, हम 85% हैं। इससे क्या हुआ? आरक्षण आपको 50% से अधिक मिल जाएगा। संविधान में स्पष्ट रूप से है कि 50% से अधिक नहीं मिल सकता है। और भी कई संशोधन हैं, 102 संशोधन, उसके बाद 127 का इंदिरा साहनी का मामला हो। ये सब स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है कि आरक्षण अब इससे अधिक नहीं दिया जा सकता है। तो फिर ये गणना करके क्या दबाव डालेंगे कि उस प्रभु वर्ग पर कि हम इतनी संख्या में हैं इसलिए हमको इतना आरक्षण दो? ये सब बकवास की बातें हैं। जब हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास आर्थिक उपाय नहीं हैं, नौकरियां नहीं हैं, तो ये आरक्षण या इस परसेंटेज से बढ़ाकर क्या साबित करना चाहते हैं? सब बकवास की बातें हैं। ये सब आम मूर्ख जनता को भटकाने की कोशिश है। इसलिए मुद्दों की बात करें तो सबसे ज़रूरी है कि हम कल कारखाने, रोजगार, आर्थिक उन्नति और तमाम चीज़ों पर डोल डालें। और एक बहुत पुरानी कहावत है, आप में अगर काबिलियत, योग्यता और समझ है तो यह काफ़ी नहीं है। किसी फिल्म में एक बात आई थी, शायद चाइना गेट फिल्म में थी, वीरता, काबिलियत, योग्यता तो ले आओगे, कमीनापन कहाँ से लाओगे? ये जो कमीनापन शब्द है, इस चीज़ को समझना होगा। यह कमीनापन ही आज आपकी योग्यता, काबिलियत के बाद सबसे ज़रूरी हो। ठीक है, कमीनापन एक नकारात्मक शब्द है, लेकिन आपको इसके लिए, इस मानसिकता को पाने के लिए आपको फिर से एक नई सोच लानी होगी। कमीनापन आज एक मुद्दा हो चुका है और यह किसी आरक्षण
या फिर आपको किसी बैकडोर से कोई ज़रूरत नहीं है। और यह कोई पढ़ने से या इस चीज़ से नहीं होगा, यह एक मानसिकता है। यह मानसिकता आपके जीवन संघर्ष से मिलता है। ठीक है, ये नकारात्मक है, लेकिन सफलता के लिए, आपके चीज़ों को प्राप्त करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम जान रहे हैं कि यह जातीय जनगणना आज लालू सरकार या उसके जो नेता हैं, नीतीश भी, और भी कई ऐसे लोग हैं जो इस जातीय जनगणना को करवाना चाहते हैं। फिर से एक मुद्दा, एक हवा, एक हंगामा खड़ा करना चाहते हैं। होगा कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास क्षमता रहेगी, काबिलियत रहेगी, आपके पास वो कमीनापन रहेगा, आपके पास वह योग्यता होगी। ये सब मिल के आपको अवसर मिल जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं है। ये सब ढकोसला साबित होगा। और आप देख लीजिए कि कहा जाता है कि जातीय जनगणना से जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको जो सरकारी आर्थिक जो अनुदान मिलते हैं या उनसे जो उनको बहुत तरह की योजनाओं का लाभ मिलता है, और भी बहुत से ऐसे प्रयोजन हैं जिनमें उनको लाभ मिलेगा, इससे उनको फ़ायदा होगा। ये सब क्या होगा? इससे लाभ किसको मिल रहा है? किसको फ़ायदा हो रहा है? सरकार किसी की रहे, प्रभु वर्ग ही शासन करता है। अब प्रभु वर्ग कौन है? कोई भी हो सकता है, इसमें जाति महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभु वर्ग एक खास मानसिकता का वर्ग है, और जो आरक्षण और इन तमाम चीज़ों से लाभ लेकर प्रभु वर्ग में शामिल हो जाते हैं, वो अपने ही वर्ग के निचले तबके से घृणा करते हैं। एक गांव में अगर कोई पिछड़ी जाति का अगर आईएएस बन गया या बड़े पदों पर चला गया, तो अपने ही परिवार, अपने ही पड़ोसी, अपने ही गांव के लोगों से वो घृणा करता है, उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है, उसको तुच्छ समझता है। ऐसे ही सभी जितने भी दलित नेता हैं या पिछड़े नेता हैं, सब अपनी ही जाति के लोगों के प्रति घृणा पालते हैं। यह मानसिकता से कैसे बचिएगा? और कहा जाता है कि इस आरक्षण और तमाम चीज़ों से जो आगे निकल गए हैं, वही इन दलितों पिछड़ों के हितों में काम कर रहे हैं। एकदम झूठी बात। ये सब उतना ही अवरोधक हैं जितना जो इसके विरोध में है। इस तरह से ये सब किसी दलित, पिछड़े और शोषकों को के उत्थान के लिए नहीं, इन सबों को अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता, अपनी मानसिकता पर विजय पाकर ही वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अवसरों की उपलब्धता आवश्यक है, लेकिन यह अवसर आप लेने की क्षमता कितनी रखते हैं? आरक्षण का लाभ किसको मिल रहा है? उन्हीं तबकों को मिल रहा है जो सक्षम हैं। जो अभी भी हाशिए पर हैं, उनको कहाँ मिल रहा है? वो तो वहीं पड़े हुए हैं। इसका मतलब है ये सब पूरी आम जनता को भटकाने की कोशिश है। जातीय जनगणना को अगर हम पब्लिश भी कर दें, अगर जातीय प्रतिशत पता भी चल जाए, तो क्या होगा? एक हंगामा होगा और अंतोगत्वा इसका कुछ चुनावी लाभ मिलेगा, फिर वही सत्ता में आएंगे और फिर वही होगा, जो जहाँ है वहीं रह जाएगा। समस्या है आज की स्थिति में आर्थिक उन्नति और उसके समुचित वितरण का। इसी सब बातों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आरक्षण या दलित पिछड़ों का जो शोषण है या उसका जो पिछड़ापन है, उसे विभिन्न कानूनों से नहीं हो सकता है। आप कहें कि जातीय हायरार्की, समाज में, परिवार में भी आप देखिए तो वहाँ सोपानकृत व्यवस्था है। जो व्यक्ति नौकरी में है वह अपने ही परिवार में ऊपर है, जो व्यक्ति काबिल है वो ऊपर है, जो उम्र के आधार पर। इस तरह से जब परिवार में सोपानकृत व्यवस्था है, समाज में सोपानकृत व्यवस्था है, तो फिर इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे सामाजिक व्यवस्था में जातीय आधार पर सोपानकृत व्यवस्था क्या अर्थ रखती है? ऐसे ही है। इसलिए ये जातिवाद कोई खास इसलिए नहीं है कि समाज व्यवस्था को एक सोपानकृत स्वतः होता है। अमेरिकी नस्लभेदी आधार पर सोपानकृत व्यवस्था है, आर्थिक आधार पर सोपानकृत व्यवस्था है, सांस्कृतिक आधार, यानी कि सोपानकृत मतलब सीढ़ी नुमा व्यवस्था एक कड़वी सच्चाई है। और आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस सीढ़ी में
आगे बढ़ने में आपकी अपनी योग्यता, काबिलियत और वो कमीनापन ही आपको आगे सोपान में आगे ले जा सकता है। आज भी देखिए समाज परिवार में एक ही जाति के गांव में आप देखिए कि सोपानकृत व्यवस्था में जिनके पास अधिक संसाधन है, अधिक संपन्नता है, उनका एक अलग समूह है, उनका एक अलग सोपान है। जो मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, यानी कि इस एक ही जाति के जब व्यवस्थाओं में सोपानकृत व्यवस्था है तो आप इस पूरी जाति व्यवस्था को कैसे कह सकते हैं कि यह खत्म हो जाना चाहिए। रोटी बेटी का संबंध जरूरी है। रोटी बेटी क्या, एक ही जाति के लोगों में शादियों में कितनी समस्याएं हैं ये सबको पता है, और रोटी की समस्या तो आपकी काबिलियत की है। आप दूसरी जातियों से अपने रोटी बेटी के संबंध को बना ही लीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। फ़र्क पड़ेगा तब जब आपकी काबिलियत, योग्यता और आपके सम्मानित व्यवस्था में आप एक पाते हैं, आप एक स्थान पाते हैं। स्वतः आप सभी जातियों में एक टीचर, बहुत मशहूर टीचर हैं, खान सर, रहमान सर हों, आनंद सर हों, ये सब जितने भी बड़े बड़े टीचर, ये अपनी काबिलियत, योग्यता के आधार पर साबित किया है। इनको किस आरक्षण की जरूरत पड़ी, किस जातिवादी समूह ने इसका समर्थन किया या विरोध किया, इसका मतलब है। और आज जब इतनी भगदड़ में भी ये अपने को साबित कर रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं, क्या मतलब इससे निकलता है? इससे साफ जाहिर होता है कि जिनके पास अपनी काबिलियत, ताकत, योग्यता या आपके पास क्षमता नहीं है, वही जातिवाद का लेकर आगे, जातिवाद को मुद्दा बनाते हैं। जातिवाद उनको सहारा देगा, एकदम झूठी बात है। अपनी ही जाति के लोगों में इतना विद्वेष है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, कायस्थ, नीचे यादव, कुर्मी, शूद्र, सभी जातियों में, पासवान, सभी जातियों में है। आपस में इतना अधिक विद्वेष है। हाँ, बाहर से तो बड़ा लगता है कि यह जातीय समूह बहुत ताकतवर है या यह जातीय समूह बहुत योग्य है, यह अपनी क्षमता, ये सब खोखली बातें हैं। इसलिए जातिवादी, ये जो जातीय जनगणना है, यह सब मुद्दों से हटने की बात है। और जातिवाद कड़वी सच्चाई है और यह सीढ़ीनुमा व्यवस्था चलती ही रहेगी। इस्लाम में भी है, उसमें भी कई जातियों के समूह हैं और उसमें भी सीढ़ीनुमा व्यवस्था है। हाँ, सामंती युग में आप इस सीढ़ीनुमा व्यवस्था में आप सीढ़ी को पार नहीं कर सकते थे। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आधुनिक युग है। आधुनिकता का मतलब क्या होता है? आधुनिकता का मतलब तार्किक बौद्धिक सोच नहीं है। तार्किक बौद्धिक सोच के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही आधुनिकता है। और इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जब हम अपने को विभिन्न तरीकों से साबित करते हैं, तब जाके आप एक आधुनिक सोच के व्यक्ति होते हैं। नहीं तो सारी व्यवस्था में आप देखें तो सभी जगह आर्थिक स्थिति से बदहाली है। आरक्षण की बात जब हो रही थी तो वो 50% आरक्षण, आज फिर आर्थिक संविधान में कोई व्यवस्था नहीं होने के बावजूद 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया और किसी ने कहीं कुछ नहीं किया, सभी को एक्सेप्ट है। क्योंकि अब यह मुद्दा समझ गए हैं सभी कि जब नौकरियों की संख्या कम है, उपलब्धता ही कम है, और उसमें आप देख ही रहे हैं कि अब किसी भी एग्ज़ाम में कट ऑफ 75-80% पहुँच गया है, चाहे वो किसी कैटेगरी को हो। इसका मतलब है कि आपकी क्षमता और काबिलियत की, योग्यता का स्तर अब बहुत ऊपर हो गया है। क्योंकि अब आपस में इतना अधिक प्रतिद्वंदिता हो गई है कि सामान्य रूप से पढ़ने, सामान्य रूप से समझने, याद करने से कुछ नहीं होगा। और ऊपर से जो पूंजीवादी भ्रष्टाचार है उसको तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि यह इस पूंजीवादी व्यवस्था के साथ, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ भ्रष्टाचार एक अभिन्न अंग के रूप में रहेगा ही। कारण कि ये पश्चिमी देशों में स्पीड मनी के रूप में माना जाता है। आपको जल्दी काम करवाना है, आपको जल्दी हो काम, निश्चित काम हो, तो आपको कुछ अफोर्ड करना ही होगा। ये सब सचमुच ये नकारात्मक सोच है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई को भी एक्सेप्ट करते हुए हमें भी ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। मैं नहीं कहता कि भ्रष्टाचार में शामिल हूँ, लेकिन इसमें साबित करना होगा कि आपके पास इतनी काबिलियत, योग्यता हो कि आप उसको पा लें, आपको कोई नहीं रोक सके। और इसके लिए ज़रूरी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जातिवादी जनगणना हो
या जातिवाद हो, वर्णवाद हो, नस्लवाद हो, क्षेत्रवाद हो, या ऐसे कई व्यवस्थाएं हैं जिसमें आप एक हायरार्की बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए अपनी बात करनी है, अपना मतलब निकालना है। आज जो आर्थिक युग में आप देख रहे हैं कि जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, विभिन्न जातियों के लड़की लड़कियां एक साथ रह रहे हैं और फिर आराम से वहाँ एक अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं और सेटल होते हैं, शादियाँ भी करते हैं, और फिर इसी समाज में आकर माँ बाप या समाज को कहते हैं कि हम लोगों ने शादी कर ली। माँ बाप कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। माँ बाप को एक्सेप्ट करना नहीं कीजिएगा तो चल देंगे, आप भी बैठे रहिए, शकरकंद छिलिए, क्या उखाड़ लीजिएगा उन दोनों का। इसलिए आपको एक्सेप्ट करना होता है और एक आयोजन कीजिए, माँ बाप भी खुश, एक भोज दीजिए, रिसेप्शन पार्टी होगी और दोनों एक्सेप्ट करेंगे, सब हो जाएगा, सब हो जाता है। ऐसे ही चल रहा है। ये जो बातें आ रही हैं इस आर्थिक युग में, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जो गधे हैं, जो नासमझ हैं, जिनको बस बहस करने की आदत है, जिनको लगता है कि टाइम पास किया जाए, तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि आप अपनी काबिलियत, क्षमता, योग्यता से वहाँ पाएं, और इसमें सबसे ज़रूरी है कमीनापन। कमीनापन क्या है? अक्सर सोचते हैं कमीनापन क्या है। एक गाना भी है, बहुत मशहूर गाना, हर फ्रेंड कमीना होता है। कमीनापन है कि आप ऐसी अप्रत्याशित घटना या बात को कर लीजिए या महसूस कीजिए या आपके साथ घटित हो जाए, यही अप्रत्याशित घटना, अप्रत्याशित काम कमीनापन। अब इसको जैसे व्याख्यायित करें, अप्रत्याशित, जिसे उम्मीद नहीं है वो ऐसा काम हो जाए, जिसे लगे कि नहीं ये नहीं हो सकता है, फिर भी वो कर दे, यही कमीनापन। ठीक है, यह एक आज के समय में बहुत बुरा माना जाता है, मानवीय संवेदना, विचार और आपके मानवीय गुणों के विरुद्ध जाता है। लेकिन यही कारण है, यथास्थितिवाद या आपकी रूढ़ मानसिकता, संतोषवाद, यही सब सदियों से पढ़ाया गया है हमें। संतोषवाद, यथास्थितिवाद। अब जैसे हैं जो हैं सुकून प्रेमी, अक्सर हाँ, भारत के जो निचले तबके हैं, जो निचला तबका है, वो सुकूनवादी है, सुकून चाहता है, चाहे जैसे सुकून मिले, चलो संतोष, समझौता कर लो, जैसे ही उसी स्थिति में अपने को एडजस्ट करो। सुकून की खोज में वो हमेशा कष्ट में रहता है। और जिसके पास सुकून की चिंता नहीं होती है, जो हमेशा अपने को संघर्षरत मानता है, अपने को हमेशा बेचैन और अपने को बस लगे रहता है, सुकून के विरुद्ध रहता है कि सुकून क्या है, उपलब्धियां जरूरी, तो वो पा लेता है। गरीबी का भी यही कारण है। जो गरीब हैं, जो निचला तबका है, वो सुकून प्रेमी है, झोपड़ी में रहेगा, जैसे तैसे जी लेंगे, जो है उसी में। भूखे मरने से अच्छा है गोली खा के मरना, यही सिद्धांत होना चाहिए। और यही सुकूनवादी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह से ये जो दलितों, पिछड़ों और शोषितों की जो स्थिति है, उसमें न आरक्षण मदद करेगा, न जाति जनगणना मदद करेगी, न अवसरों की उपलब्धता, न सरकारी इतना अनुदान, फंड, कानून। क्या हो गया ये इस आज़ादी और उससे पहले के इस 70-75 सालों में? क्या मिला? जो जहाँ है वहीं है। इसके पीछे भी यही कारण है, संतोषवाद, सुकूनवाद। इसलिए इन सबों के उद्धार के लिए जरूरी है अपने को खोने का डर खत्म कर दीजिए, सब कुछ पा लीजिएगा। खोने का डर ही हमें पाने के लिए रास्ते में अवरोधक है। इसलिए इन सिद्धांतों को, इन सब चीज़ों पर विचार करने के बाद ही ये सब मुद्दे गौण हो जाएंगे। जातिवादी जनगणना, मंदिर मुद्दा, आरक्षण और भी जितनी भी ये सब दिखावटी या बाहरी जो मुद्दे हैं, ये सब गौण पड़ जाते हैं जब आप उपलब्धि को पा लेते हैं। और यही एकमात्र सूत्र है। ठीक है, मैं बहुत कुछ अतिवादी सोच से बोल गया हूँ, लेकिन आदर्शवाद सबसे खतरनाक होता है। आदर्शवाद, सभी लोग अच्छे हो जाएं, सभी ईमानदार हो जाएं, सभी सुखी संपन्न हो जाएं, सबको आर्थिक संपन्नता मिल जाए, ये सब आदर्शवादी बातें, खोखली बातें, कभी संभव नहीं है, झूठ बात है। वास्तविकता ये है
कि हमें अपनी को यथार्थवादी बातें ये हैं, यथार्थवाद ये है कि हमें इसकी प्राप्ति के लिए अपनी योग्यता, काबिलियत और तमाम चीज़ों को साबित करना होगा पाने के लिए। आदर्शवादी बातें खोखली बातें हैं, और जातिवादी जनगणना ये सब चुनावी मुद्दे हैं। मंदिर निर्माण चुनावी मुद्दे हैं। यही सब चीज़ें हैं, और इस पर आप एक व्यू बनाइए, एक समझ बनती है, तो आपके पास एक कंसेप्ट आता है, तो आप इंटरव्यू बोर्ड में या एथिक्स में या मेंस के पेपर्स में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंटरव्यू में जो बिहार के लड़के हैं उनको से तो ज़रूर पूछा जाता है, क्या जी बिहार से हो? जी सर। जातिवाद तो वहाँ चरम पर है, और पंचायत चुनाव होने वाले हैं तो जातिवाद तो एक केंद्र में रहेगा। जाति के आधार पर मुखिया चुने जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। जातिवाद पे चुनाव कहीं नहीं होते हैं। मुद्दा होता है कि हर व्यक्ति उसी व्यक्ति के साथ खड़ा होता है जो उसको लाभ पहुंचाएगा, भविष्य में उसके हित की बात करेगा, चाहे वो किसी जाति का हो। आज चुनाव का मुद्दा है हमारा हित किससे सधता है, कौन सा नेता, कौन सा मुखिया, कौन सा विधायक मेरे हित की बात करेगा। और वो भी मुखिया या विधायक या होने वाला उसी व्यक्ति को प्रश्रय देता है जो उसके लिए काम करता है, उसके हित की बात करता है। यही अनुनाश्रय संबंध है, और ये कोई नई बात नहीं, ये हमेशा से होता रहा है। हाँ, जो जाहिल हैं, जो मंद बुद्धि हैं, जो कम सोचते हैं, वो हो करके चले जाते हैं। जो ऐसे इस सोच के होते हैं वो पा लेते हैं। यही चुनावी मुद्दे होते हैं। ऐसा ही हो रहा है हर जगह। जातिवादी व्यवस्था दिखावटी है, सब बाहरी है। नहीं तो ऐसा गणित भारत में या फिर किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितनी जातियां हैं सभी तय हैं, उसको जोड़ घटा के उसको चुन लिया जाता। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, कभी कहाँ होता है। जोड़ घटाव के ही सभी टिकट देते हैं, लेकिन जीत हार किस आधार पर होता है हम देख रहे हैं। ठीक है, वो एक फैक्टर जरूर होता है, लेकिन उन्हीं जाहिलों और मंद बुद्धि वाले को, जिनको आराम से बरगलाया जा सकता है, और जो बरगला जाएंगे वो वहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। इसलिए सब बकवास खोखली बातें हैं। हमें अपनी बातों को रखना चाहिए। और सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि आदर्शवादी सोच रखना, यथार्थवादी सोच रखना। मैं सकारात्मक हूँ, इस सही है, लेकिन ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य इन सब चीज़ों के बातों को एक सही दिशा में ले जाना। और ठीक है, आगे मैं फिर कभी भारतीय सामाजिक सोच और तमाम चीज़ों पर बात करूँगा। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती हों या कुछ इसमें सहमति और सहमति हो तो आप इसमें ज़रूर मेरी बातों पर कमेंट करें, लाइक शेयर और तमाम चीज़ें तो ज़रूर करें, क्योंकि इसी से मैं प्रेरित होता हूं। और आगे आपको केवल देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तो बेहतर होगा। और मैं इस पर मुद्दे पर बात करूंगा। जहां आपको आपत्ति है आप कमेंट बॉक्स में आवे, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जवाब दूं।